बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल कोड ऑफ एथिक्स, मैं बार बार ये बातें इसलिए लिखता हूँ हर लेक्चर में शुरू में, ताकि एक दफ़ा माइंड में अपनी जगह बना लें ये चीज़ें कि ये अच्छा इस तरह प्रिंसिपल्स चलते हैं और यही बार बार रिपीट होने हैं। प्रिंसिपल्स में अगर बात करें तो हम इंटेग्रिटी को डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिविटी को डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्कस कर चुके हैं। हमारे दो एलिमेंट्स रहते हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, जो कि असल में दो बातें हैं, ठीक है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और उनकी एक्सरसाइज करना, और प्रोफेशनल बिहेवियर, ये दो बातें हमारी रह गई थी प्रिंसिपल में डिस्कस करने वाली। देन लेटर हम अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाएंगे। जी जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 103, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या है। तो मैंने समझाया था ये दो बातें ऐसे हैं कि एक है नॉलेज का होना, ट्रेनिंग का होना, कॉम्पिटेंस का होना, एक्सपर्टीज का होना, और एक बात है उनका इस्तेमाल करना, यूज करना केयरफुली। यानी ड्यू केयर का मतलब है उनका एक्सरसाइज करना केयरफुली, ये मतलब है इसका, ठीक है। सो कहता है इट रिक्वायर्स professional competence due care, it required to attain and maintain professional knowledge and skill at the level required to ensure that the client receive quality service based on current laws and standards। कहता है इसका मतलब है नॉलेज का एक्वायर करना। तो मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं प्रोफेशनल कंपिटेंस जो है एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ये कंपलसरी ऐसे हो जाती है, या यूं कहूँ ये देखो ना, एक लाइसेंस मिलना ही नहीं मेंबर के अलावा किसी को, तो ऑटोमेटिकली एक पर्सन मेंबर कब बन रहा है, जब वो एजुकेशन प्रोसेस से गुजर जाएगा, सारे पेपर्स पास कर लेगा बॉडी के, फिर उसके बाद मैंडेटरी आर्टिकल्स मुकम्मल कर लेगा, तब जाके उसका मेंबरशिप मिलेगा। उसके बाद वो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स मीट करने के बाद वो बन जाता है जी प्रैक्टिसिंग मेंबर, ठीक है। तो उसको लाइसेंस दे दिया जाता है कि हाँ आप प्रैक्टिस कर लें। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कहीं ना कहीं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस के अंदर एम्बेड कर दी गई, यानी प्रोफेशनल बॉडी ने इसे एम्बेड कर दिया हुआ है। तो वो कहते हैं एक तो उनका होना ज़रूरी है, पहली चीज़ अटेन करें और मेंटेन करें। अटेन करने का मतलब है कि जनाब आपने एक दफ़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गए, लेकिन अब आपने उस लेवल को मेंटेन भी करना है। कैसे? आप CPD अरेंज हो रहे हैं, आपके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज जो हैं वो अरेंज हो रहे हैं, सेमिनार्स अरेंज हो रहे हैं आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। टू एक्ट, सेकेंड पॉइंट, पहला तो हो गया नॉलेज एक्वायर करना, उसे मेंटेन करना। दूसरी बात है एक्ट डिलिजेंटली। अब ये जो हासिल कर लिए इसको केयरफुली अप्लाई भी करना है, खाली नॉलेज रख के उसका कुछ नहीं करना, ठीक है। To act diligently, carefully, on timely basis and in accordance with the requirement of applicable standards। तो ठीक है, उनको टाइमली बेसिस के ऊपर एग्जीक्यूट करना, ठीक है, और लॉज और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ठीक हो गया। In comply with this principle, a chartered accountant shall ensure appropriate training and supervision of staff working under him, or shall make clients aware of inherent limitation of this service। ये दो बातें उसने और एडिशनल बता दी, एक तो नॉलेज का एक्वायर करना और उसको एग्जीक्यूट करना, तो दोनों जिम्मेदारियां ऑडिटर पे डाल दी। लेकिन बेटा मैंने जैसा पहले भी बताया कि आप खाली अकेले अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार नहीं हो, एक क्लाइंट के ऊपर आपने अपनी टीम भेजी होनी है, जिसमें 2-3 जूनियर्स होंगे, 2-3 सेमी सीनियर्स, 2-3 आपके पास सीनियर्स से, मैं तो इससे ज़्यादा भी हो सकती टीम, सुपरवाइजर्स हैं, ऑडिट मैनेजर्स हैं, तो ये लोग भी तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो क्या इनके पास वो नेसेसरी नॉलेज है और उनकी एग्जीक्यूशन बेहतर है? तो इसके लिए क्या होगा, आपको इसका मतलब खाली अपने आप को अपडेट नहीं रखना। कोई स्टैंडर्ड, कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस होता है, कोई लॉ में नई चेंजेस आती हैं, तो खाली अपने आप को अपडेट नहीं रखना, बल्कि उस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के लेवल को मेंटेन करने के लिए, अटेन एंड मेंटेन ऐसे ही था ना, दो वर्ड्स थे, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको नीचे भी सिखाना पड़ेगा। यही रीजन है कि ऑर्गेनाइजेशंस, मैं यूं कहूं या फर्म्स की बात करूं, ऑडिट फर्म्स का कल्चर इतना खूबसूरत डेवलप हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम कि वो लर्निंग कल्चर बन गया कि हर बंदा सीखना चाह रहा है। तो ऊपर वाला, ऊपर से नॉलेज नीचे फ्लो हो रहा है कि वो नई चीज आती है तो फौरन से पहले शेयरिंग की जाती है टीम मेंबर्स के साथ, थ्रू काउंसलिंग, थ्रू ट्रेनिंग सेशंस। तो वही बात कर रहा है कि इसको मेंटेन करने के लिए या अटेन करने के लिए, आपको प्रिंसिपल को कंप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, ट्रेनिंग्स करवाओ। और अपने क्लाइंट्स को एक और बड़ी बात, जब हमने बच्चे थे और हमने पहला लेक्चर पढ़ा था तो हमने कहा था कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट्स हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी सारी मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इवन के हम बहुत अच्छा काम भी कर लें तब भी सम मिसस्टेटमेंट मे रिमेन अनडिटेक्टेड।
ये बात हमने पढ़ी थी। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है कुछ तो फिर भी रह जाना। तो ये बात अपने क्लाइंट्स को भी समझाओ कि हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारा टाइम नहीं है, हमारे पास उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, सैम्पलिंग बेसिस पे कर रहे हैं, 100% एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हैं। ये बातें आपको कई दफ़ा क्लाइंट से ये बात लगती है कि क्या ये बात क्लाइंट को नहीं पता होती? कई दफ़ा नहीं पता होती, उसको आइडिया ही नहीं होता कि ऑडिट का मकसद क्या है और पर्पस क्या है और रिपोर्ट क्या आएगी। कई दफा नहीं पता होता। ठीक है जी, तो क्लाइंट को अवेयरनेस दो इस हवाले से। नेक्स्ट पॉइंट, तो मैंने आसान लफ्जों में सिखा दिया नॉलेज का होना और उसका इस्तेमाल करना। तो यार एक और अच्छा वर्ड सिखा दिया कि अटेन एंड मेंटेन। और एक बार याद रखना, खाली आपने अटेन और मेंटेन नहीं करना, बल्कि आपके नीचे सारे सबऑर्डिनेट्स ने भी अटेन और मेंटेन का कॉन्सेप्ट का ख्याल रखना है। प्रोफेशनल बिहेवियर, तो मैंने कहा था कि कोई ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए आपकी ज़ात से इस कम्युनिटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मैंने समझाई थी आसान बात। जिस तरह कई दफ़ा होता है कि मुस्लिम्स, मैंने पहले भी कहा एक एग्जांपल में लास्ट में, कि मुसलमान बदनाम हो गए टेररिज्म के हवाले से। क्यों? क्योंकि एक पर्सन ने रिफ्लेक्ट किया और इल्ज़ाम आ गया पूरे पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट स्टेट, टेररिस्ट कंट्री, या पाकिस्तान इज एडिंग एक्चुअली दी सच इंस्टीट्यूशन, टेररिज्म इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? ये इल्ज़ाम लग गया। तो बिल्कुल इसी तरह आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है, अगर आप कोई ऐसी हरकत करोगे तो इस कम्युनिटी के ऊपर एक इल्ज़ाम लग जाएगा कि ये कम्युनिटी सही काम नहीं कर रही, ब्ला ब्ला ब्ला, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, कंप्रोमाइज़ कर लेती है, फ्रॉड कर देती है, फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाती है, लाइक दैट। तो बेटा इस तरह का कोई ऐसा काम नहीं करना जो प्रोफेशन के लिए डिस्क्रेडिट क्रिएट करे। तो प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड कंप्लाई विद द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है जी, एंड अवॉइड एक्शंस दैट मे डिस्क्रेडिट प्रोफेशन, यानी जिससे प्रोफेशन की धज्जियां उड़े, दैट मे एडवर्सली अफेक्ट गुड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन। तो जनाब कोई ऐसा काम, लॉ की कंप्लायंस कीजिएगा, लॉ ब्रेक मत कीजिएगा। आप ही लॉ की कंप्लायंस करने वाले लोग हैं और आप ही ब्रेक करेंगे तो कैसा लगेगा? ये बिल्कुल ऐसे ही जैसा मैं कहता हूँ कानून लिखने वाले कानून तोड़ना शुरू कर देंगे तो फिर कैसा चलेगा ये सिस्टम? ठीक है। सो सेकेंडली, कोई भी ऐसा काम ना करो जो प्रोफेशन के लिए डिस्क्रेडिट क्रिएट करे। तो ये थे हमारे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, जिनके ऊपर आगे चल के भी बात होती चली जानी है कि इन्हीं 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर सारी की सारी इमारत की बुनियाद रखी जानी है। ठीक है, इस कोड ऑफ एथिक्स में जैसा मैंने कहा था, कोड ऑफ एथिक्स का वॉल्यूम 3 उठा के देखो तो आपके पास 3 सेक्शन है, ए बी सी। ए और बी हमारे सिलेबस में किसी हद तक शामिल है। ए में ये बातें, बी में एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर दी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारे पास सामने सिचुएशन आएगी, सपोज हम प्रैक्टिसिंग चार्टर, मतलब वी आर रनिंग अ बिजनेस, हम फर्म काम कर रहे हैं, हम ऑडिट के फर्म है, हम कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, कॉर्पोरेट सर्विसेज दे रहे हैं, बिजनेस कंसल्टेंसी दे रहे हैं, ये हमारा काम है। अब अगर मैं कहूँ कि हमारे सामने एक सिचुएशन आती है, कोई भी फी की सिचुएशन हो सकती है, प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेट करना है हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई हो सकता है, मैनेजमेंट से, क्लाइंट से कम्युनिकेशन के हवाले से हो सकती है, हमने इसका मतलब ये हुआ फी हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे सामने प्रैक्टिकल एलिमेंट्स नजर आएंगे मुख्तलिफ टाइमों पे। अब उस एलिमेंट जब वो एक केस हमारे सामने आया करेगा तो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बिहेव करेगा, ये गाइडलाइन है यहाँ पे। इसका मतलब है हमारे सामने जब एक केस आएगा, से मैं कहता हूँ फीस को लेके एक केस आ गया, एक अज्यूम करता हूँ, एक केस बनाता हूँ जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे भी, कि अज्यूम करें कि जो क्लाइंट है उसने, वो हमारा रिकरिंग क्लाइंट है, सपोज हम उसका ऑडिट कर रहे हैं, हमने इस साल ऑडिट किया, या सर अज्यूम कहता हूँ 2021 में ऑडिट किया। हमारे क्लाइंट की एक फ़ी, ऑब्वियसली एक फ़ी बनती है, ऑडिट फ़ी, वो उसने पे नहीं की, आज पूरा साल गुजर गया, हम अगला ऑडिट कर रहे हैं लेकिन फ़ीस पे नहीं हुई। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इशू तो है कि क्लाइंट सर्विसेज तो लेता जा रहा है, फीस पे नहीं कर रहा, और हम भी उससे मांगते जा रहे हैं लेकिन वो पे नहीं कर रहा। इसका मतलब एक इशू तो है। अब इस इशू को एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे एथिकली डील करेगा, यहां पे हमें पार्ट बी में इसका ऑप्शन मिलता है। फिर कि पार्ट बी में गाइडेंस मिलती है कि आपको क्या करना चाहिए, एक ऑडिटर को क्या करना चाहिए। बात समझ आ रही है? इसका मतलब जब भी हमारे सामने कोई इशू आया करेगा तो वो एक किस्म का हमारे लिए थ्रेट क्रिएट कर देगा।
और मैंने जैसा कहा कोड ऑफ एथिक्स का जो पार्ट बी है, वॉल्यूम 3 का पार्ट बी, वो डील ही इस बात से करता है कि किसी इशू के अंदर थ्रेट्स क्या हैं, उनकी इवैल्यूएशन, थ्रेट्स क्या हैं, उनकी इवैल्यूएशन मींस उनके इंपैक्ट्स को इवैल्यूएट करें और उनके लिए सेफगार्ड लगाएं। सो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या ड्यूटी आ गई, क्या एथिकल रिक्वायरमेंट आ गई कि उसके सामने कोई भी इशू आए, उसने उस इशू से रेलेवेंट थ्रेट आइडेंटिफाई करने के, भाई इस केस की वजह से मुझे क्या क्या खतरा लाहक है, मैं कौन कौन सी एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हुए कौन सा खतरा आएगा मुझे। नंबर सेकंड, इस खतरे का इंपैक्ट क्या होगा, ये माइनर थ्रेट है या यूं कहूं लो लेवल थ्रेट है या हाई लेवल थ्रेट है या मॉडरेट लेवल है, इसके लेवल क्या है, किस लेवल पे इसका इंपैक्ट आएगा। और थर्डली, मैं इसके लिए क्या सेफगार्ड अप्लाई कर सकता हूं, मुझे कौन से होमवर्क क्या करना चाहिए, मुझे प्रोसीजर्स कौन से लगाने चाहिए। सेफगार्ड्स को मैं अगर एक और वर्ड में लिखूं तो मैं कह रहा हूं मुझे प्रोसीजर्स कौन से लगाने चाहिए, ठीक है, कौन से होमवर्क करूं। तो ये चीजें हैं, ये इसका मतलब है, ये एथिकल रिक्वायरमेंट में हम 3 चीजें देख रहे होंगे। थ्रेट कौन सा, एक केस सामने आया, उससे थ्रेट क्या है, उसकी इवैल्यूएशन, उसका इंपैक्ट क्या है, और उसके सेफगार्ड या प्रोसीजर क्या होंगे। अब थ्रेट कितनी किस्म के हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, हम स्टार्ट करने लगे हैं कि जनाब अच्छा फिर थ्रेट कौन कौन से हो सकते हैं। हम जिस तरह हमने प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया प्रिंसिपल्स में, इसी तरह हम थ्रेट को भी बेटे अब डिफाइन करने लगे हैं, हम थ्रेट को भी डिफाइन करने लगे हैं। सो थ्रेट किस किस किस्म के हो सकते हैं। इश्यूज तो देखो, इश्यूज तो मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल, कोई भी केस आपके सामने आ सकता है, वो आपका इशू बन सकता है, लेकिन असल में वो क्या खतरा लाहक करेंगे एक ऑडिटर को, हमने वो खतरे की नौयत देखने लगे हैं पहले, उसके बाद आएंगे इंपैक्ट की तरफ। पहले नौयत तो देखें खतरा है किस किस्म का। तो पहला खतरा जरा देखिए, आप देखिए आइडेंटिफाई थ्रेट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में वो कहता है द फॉलोइंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमवर्क अप्रोच ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, यानी बुनियाद क्या है कोड ऑफ एथिक्स की, तो कहता है आइडेंटिफाई करना थ्रेट को, इवैल्यूएट करना थ्रेट को, और सेफगार्ड्स अप्लाई करना। अच्छा, आइडेंटिफाई करते हैं थ्रेट। पहला थ्रेट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। लो जी, इसी चार्ट को मैं आगे बढ़ाते बढ़ाते पहले थ्रेट की तरफ आ गया, सेल्फ इंटरेस्ट। बेटा नाम से लग रहा है कि मेरा कोई जाती मकसद, पहला पॉइंट, मेरा कोई जाती मकसद। बेटा मैं आसान एग्जांपल दूं कि अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आपने एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, और आपने या आपके से, मैं कहता हूं आपके रिलेटिव्स में से, यानी आपकी स्पाउस ने उस कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं। एक से आप नेस्ले पाकिस्तान का ऑडिट कर रहे हो एज अ ऑडिट फर्म, और आपकी बेगम के पास उस नेस्ले पाकिस्तान के शेयर्स पड़े हैं। अब आपकी रिपोर्ट अगर खराब हुई, अगर आपकी रिपोर्ट की बजाय यूं कह लेता हूं, अगर आपकी ओपिनियन उस कंपनी के बारे में खराब हुई, तो शायद वो कहीं ना कहीं उसके शेयर प्राइस को ऊपर इंपैक्ट डालेगी। ऑडिटर रिपोर्ट का हमेशा इंपैक्ट आता है शेयर मार्केट के ऊपर, तो एक इंपैक्ट आएगा। अब उसमें फिर आपकी बेगम साहब को भी खतरा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अपना इंटरेस्ट भी उसके अंदर है जो डैमेज हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशंस, जहां पे आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, जहां पे आपका एक मकसद दूसरे के साथ क्लैश कर जाता है। जैसा मैं आसान से कहूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी के अंदर, मैं बड़ी आसान सी बात करता हूं, अगर किसी कंपनी के अंदर, मैं वैसे ऐसे एग्जांपल ये यहाँ पे देनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल समझाता हूं। मैं एक कंपनी के अंदर CEO हूं और उस कंपनी की केमिकल प्रोडक्ट्स हैं या टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं। मेरी मिसेज भी एक टेक्सटाइल बिजनेस को रन करती हैं, उनका अपना बिजनेस है। मुझे एक बात बताओ, एक क्लाइंट आ रहा है, मैं अपनी कंपनी को दूंगा या अपनी मिसेस की तरफ रेफर कर दूंगा कि यार आप ऐसा करो, वो फलां कंपनी से ले लो जाके? तो वो जाहिर बात है ना, एक प्रॉब्लम आ गई कि अब मैं अपनी कंपनी के इंटरेस्ट का ख्याल रखूं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट का ख्याल रखूं। तो इसे कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये मैंने आपको एक सिचुएशन और बताई ऑडिटर के एम्बिट से बाहर आके। एक तो ऑडिटर है ना, ऑडिटर के एम्बिट से बाहर आके बता रहा हूं कि जनाब
आप एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि आप ऑडिटर के एम्बिट से बाहर भी ये सिचुएशन देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। जरा पढ़ते हैं। थ्रेट दैट जजमेंट और बिहेवियर ऑफ एन इंश्योरेंस टीम मेंबर विल बी इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट हेल्ड बाय दैट मेंबर और हिज रिलेटिव इन एन ऑडिट क्लाइंट। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाने वाली है। ये बात तो मैंने समझा दी कि एक ऑडिट क्लाइंट के अंदर आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने या आपके रिलेटिव मीन्स आपकी स्पाउस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये बात तो होगी आप एज अ पार्टनर सोच रहे हो, ठीक है, सोच लो, अच्छी बात है, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप इन थ्रेट्स को एवेल्युएट करना जानते हो, इन थ्रेट्स को हैंडल करना जानते हो। बट व्हाट अबाउट द ट्रेनीज, व्हाट अबाउट द सुपरवाइजर, व्हाट अबाउट द ऑडिट मैनेजर? उनके किसी रिलेटिव ने अगर इन्वेस्टमेंट की हो तो फिर भाई मिस स्टेटमेंट तो वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग डिटेल रूट काम कौन कर रहा है डिटेल्स में, वो लोग काम कर रहे हैं ना, उन्होंने आपके सामने फिल्टर करके चीजें लेके आनी है ना। कि व्हाट इफ उनके सामने एक मिस स्टेटमेंट आया और वो उसे इग्नोर कर दें इंटेंशनली जस्ट टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ देयर रिलेटिव और देयर ऑन इंटरेस्ट, तो ये भी तो गलत है। इसका मतलब मैंने हर बार बताया कि किसी भी केस में खाली अपनी जात को नहीं देखना, बल्कि अपनी जात के नीचे जो पूरी टीम काम कर रही है उनकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है, उनके गुनाहों का सर भी, उनके गुनाहों का पलंदा भी तुम्हारे सर पे है, बोझ तुम्हारे सर पे है। सो आप या आपके किसी टीम मेंबर का अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो तो बेटा जब वो उस क्लाइंट को ऑडिट करने जाएगा तो वो ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में भी सोच रहा होगा। वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगा जहां एक तरफ उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है और दूसरी तरफ उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। वो इस कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में फंस जाएगा। इसे कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो कोई ऐसा इशू हो सकता है जो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट कर दे, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक केस सुनाया फी वाला। मैंने कहा बेटे कि अगर आपने एक क्लाइंट का ऑडिट किया, आप रिकरिंग ऑडिट हो, ठीक है, आप एक रिकरिंग ऑडिट हो, आप एक रिकरिंग ऑडिट कर रहे हो, आपने पिछले साल का 2019 का ऑडिट किया, क्लाइंट की फीस बनती थी 5 मिलियन ऑडिट की फीस, ईयर 2020 आ गया, आप दोबारा ऑडिट करने आ गए, लेकिन ये पिछली फीस अभी तक पे नहीं हुई। अब मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है यहां, ये इशू है। इशू में थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि अगर मुझे कहीं रोक दिया गया इस क्लाइंट को ऑडिट करने से तो मेरे ये जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ये जाया हो जाएगा। या मैं यूं कहूं, एक और सिनेरियो क्रिएट करूं इसी के साथ कि व्हाट इफ कि मुझे कंपनी के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट मिल गई जो कि बड़ी सिग्निफिकेंट है, से मटीरियल एंड परवेजिव है, मुझे ज़रूर अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करना चाहिए, मुझे देनी चाहिए ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन की तरफ जाने का सोचना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार मेरी कंपनी का, फर्म का टोटल रेवेन्यू जो है से वो है से 20 मिलियन टोटल रेवेन्यू। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी फर्म का टोटल रेवेन्यू 20 मिलियन है, इसमें से 5 मिलियन यहां से भी आ रहा है, तो डिपेंडेंसी भी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। तो मैं कहूंगा यार 5 मिलियन का क्लाइंट छोड़ दूं इसलिए कि ओपिनियन गलत दूंगा वो मेरे पास से चला जाएगा। आप ओपिनियन देखो ना, आप किसी के बारे में नेगेटिव ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे तो डेफिनेटली वो शायद आपको एक थ्रेट नजर आता है कि यार कहीं मुझे छोड़ ही ना जाए, और छोड़ के गया तो मेरा 5 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। 5 मिलियन घर आ रहे हैं, 5 मिलियन छोटी रकम नहीं है। सो इनफैक्ट इसका मतलब ये हुआ कि बेटे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है इस सिचुएशन में। अगर आपको फीस नहीं मिल रही तो ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट का थ्रेट है कि भाई हमारा इंटरेस्ट था इसमें जो ज़ाया हो जाएगा। तो मैं अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए शायद कोई मिडवे निकालने की कोशिश करूं प्रेशर में कि यार बचा लेता हूं किसी तरह इन सब को, ठीक है, मैं किसी तरह इनको बचा लेता हूं। कैसे? मैं कोशिश करता हूं कि इनको कोई तरीक़ाकार समझाऊं कि उस तरीके से इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर मुझे एडवर्स ओपिनियन ना देनी पड़े। मतलब देखो, आप बजाय कि एज अ ऑडिटर सोचने के मैनेजमेंट की साइड से सोचना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि आप पे ये थ्रेट आ गया। कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो जितने भी इश्यूज हमारे सामने आएंगे, मैं एक बात कंक्लूड कर रहा हूं, जितने भी इश्यूज हमारे सामने आएंगे वो इन्हीं कैटेगरीज में जो अब हम पढ़ रहे हैं साथ साथ 1 by 1 5 कैटेगरीज, इन्हीं 5 कैटेगरीज में फॉल करेंगे। इज दैट क्लियर? कोई भी इशू, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी इशू हमारे सामने आया वो इन्हीं थ्रेट्स में फॉल करेगा। दैट्स इट। अच्छा, नेक्स्ट फेमिलियरिटी थ्रेट। ले जी, नेक्स्ट स्टेप आया जी, सेकंड ऑप्शन फेमिलियरिटी थ्रेट। नाम से जाहिर हो रहा है फेमिलियर।
मैंने कल एक मजाक में एक आप लोगों के साथ शेयर की थी कि अगर व्हाट इफ मैं ऑडिटर हूँ और मैं जिस कंपनी का ABC कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ वो कंपनी मेरे ससुर की कंपनी है, तो जनाब मैं उस बोर्ड से फेमिलियर हूँ, क्या मेरी लैक सलैक हैं उनके साथ, बात समझ आ रही है? तो मेरा हमेशा उनकी तरफ जो एटीट्यूड होगा वो सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद होगा उस एटीट्यूड में। और अगर सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है तो कहीं ना कहीं मैं अपनी ऑब्लिगेशन से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से और या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में डंडी मार रहूँगा। ये है फेमिलियरिटी थ्रेट कि आपको जो आपके क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है ये भी आपको प्रेशराइज कर देता है। इसका मतलब है, अब इस पहले केस में हम पैसे की बात कर रहे थे मनी टर्म्स में कि हम फाइनेंशियली प्रेशर में हैं, दूसरे केस में हम बात कर रहे हैं कि हम रिलेशनशिप की वजह से प्रेशर में हैं। ये थ्रेट है, बात समझ आई? तो जरा पढ़ते हैं। कहते हैं फेमिलियरिटी थ्रेट क्या है। कहते हैं द थ्रेट दैट एन इंश्योरेंस टीम मेंबर, वंस अगेन देखो वो ना पार्टनर की बात नहीं कर रहा, वो ऐसे नहीं बात कर रहा कि वो कहे कि पार्टनर की बात करता हूं तो इनको समझ आएगी ना, वो बात कर रहा है टीम मेंबर की। ठीक है, तो फिर वही बात कि ऊपर वालों नीचे वालों की सारी जिम्मेदारी आपके सर के ऊपर है। ठीक हो गया? जी अच्छा, अब देखिए थ्रेट दैट एन इंश्योरेंस टीम मेंबर विल बी टू सिंपैथेटिक, ठीक है, बहुत हमदर्द है टू द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट की तरफ के लिए उसका सॉफ्ट कॉर्नर है, और टू एक्सेप्टिंग वर्क ऑफ क्लाइंट बिकॉज ऑफ लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, या क्लाइंट के साथ उसका बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप की वजह से वो क्लाइंट की बहुत सी एक्सेप्टेंस बातें जो हैं एक्सेप्टेंस और टू एक्सेप्टिंग वर्क ऑफ क्लाइंट, यानी क्लाइंट का एक वर्क जो वो बना के वर्किंग देता है, एविडेंस शेयर करता है, एविडेंस एक्सेप्ट करने का मेरा दिल बहुत बड़ा है, सारे एविडेंसेस एक्सेप्ट कर रहा हूँ, किसी पे मुझे ऑब्जेक्शन नहीं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हमदर्दी कर रहा हूँ। तो ये फेमिलियरिटी थ्रेट है। अगर मैं इसकी भी एक छोटी सी केस स्टडी आपसे शेयर करूँ, जिसमें मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि सेल्फ इंटरेस्ट में मैंने कहा कि बेटा इसकी एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको सिखाया कि फ़ी की कोई बात हो, कोई ऐसा इशू हो, तो इससे क्रिएट होने वाला थ्रेट क्या होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। फिर इसी तरह अगर मैंने कहा फेमिलियरिटी थ्रेट, ये किस वजह से आता है बेटे? ये रिलेशनशिप की वजह से आता है। अब रिलेशनशिप का कैसे हो सकता है बेटा? मैंने इसका कहा कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक एग्जांपल यूं कहूं, क्या मेरे मेरे रिलेटिव की फर्म कंपनी है जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, या फिर मैं यूं कहूं कि बेटे अगर यूं कहूं कि मैं फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी का पहले एम्प्लॉय था, ठीक है, मैं और उसी का मैं ऑडिटर बन जाऊं, बाद में उसी का ऑडिटर बन जाऊं, मैं पहले एम्प्लॉय रहा, मैंने फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता है मैं 5 साल, सपोज 5 साल मैं एक कंपनी के साथ एज वो काम किया सपोज, और 5 साल के बाद मुझे लगा कि यार बस जॉब बहुत हो गई, तो अब ऐसा करते हैं कि अपना बिजनेस करते हैं, और अपनी एक फर्म खोल ली, और उसी क्लाइंट को जाके कहा यार ऐसा करें कि आप मुझे अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लें, मैं आपको ऑडिट कर दिया करूंगा, सिस्टम से तो मैं वाकिफ़ हूँ, अंडरस्टैंड मेरा ही बनाया हुआ सिस्टम है, तो मैं ऑडिट कर दूंगा। तो हो सकता है क्लाइंट एक्सेप्ट कर ले, लेकिन हमने एक बात और पढ़ी डिसक्वालिफिकेशन के अंदर के, भाई अगर पिछले 3 साल तुम उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो तो तुम उसके ऑडिटर नहीं हो सकते, एज एन एम्प्लॉय एसोसिएटेड हो। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ने भी हमें मना किया हुआ है, लेकिन उस बात को ज़रा थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि भाई वो एम्प्लॉय पहले उसके साथ एक बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, आज जब वो उसका ऑडिट करने जाएगा, चले मैं कहता हूँ गैप डाल देता हूँ लॉ का, 3 साल 5 साल जो भी है उसका गैप डाल दिया, और गैप के बाद मैं अब ऑडिट करने जा रहा हूँ, तब भी मेरे रिलेशनशिप्स होंगे उनके साथ, तो वो रिलेशनशिप मुझे मजबूर करेंगे कि मेरे पास एक दिल में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहे, और सॉफ्ट कॉर्नर का मतलब है मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूँगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी को निगलेक्ट कर रहा हूँगा, या ड्यूटी को निगलेक्ट कर रहा हूँगा। ऐसे थ्रेट्स को आप कह रहे हो फेमिलियरिटी थ्रेट। थर्ड वन इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ले जी, तीसरा, नाम से जाहिर हो रहा है अपने काम को रिव्यू करने का थ्रेट, सेल्फ रिव्यू। बेटा कभी आप ना कोई डॉक्यूमेंट लिखो, जैसे आप पेपर लिखते हो, और कभी अपना लिखा हुआ डॉक्यूमेंट दोबारा पढ़ने की कोशिश करो, आपको कभी कोई गलती नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप वो क्रिटिकली इवैल्यूएट ही नहीं कर पाओगे, ये ह्यूमन बिहेवियर है।
आप अपने काम में कीड़े निकालना बहुत मुश्किल काम है, निकाल भी लोगे तो बहुत कोई सिग्निफिकेंट गलती होगी तो हाईलाइट हो जाएगी, जो छोटी छोटी सी माइन्यूट मिस्टेक्स होंगी वो इग्नोर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका अपना किया हुआ काम है। आप पढ़ते हुए शायद लफ्ज़ आपके सामने से गुजर तो रहे होंगे लेकिन वो उसके माइंड में स्केच नहीं बन पा रहा होता। क्यों? क्योंकि जनाब वो आपने खुद काम किया हुआ है। बिल्कुल ऑडिटर भी तो ह्यूमन बीइंग है। अगर कोई काम उसने खुद किया हो और उसे कहा जाए अब इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दे दें, ठीक है, इसको ज़रा दोबारा चेक कर लें, तो क्या उससे गलती निकल पाएगी? वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, उससे भी तो यही मसला है ना सेल्फ रिव्यू का। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एग्जांपल? इंटरनल ऑडिटर इज द बेस्ट एग्जांपल। आप किसी क्लाइंट के इंटरनल ऑडिट करके बैठे हो। अब एक्सटर्नल ऑडिटर, बीइंग एन एक्सटर्नल ऑडिटर, हमारे पास एक ऑप्शन होती है, वी कैन इवैल्यूएट और यूज द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, वी कैन रिलाई ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। और अगर वो वाकई काम इस काबिल हो इंटरनल ऑडिट का, तो हम अपनी रिपोर्ट में या अपने होमवर्क में कमी कर लेते हैं कि भाई हम इंटरनल ऑडिट पे रिलाई करते हैं और रिलाई करते हुए हमारे प्रोसीजर्स हम थोड़े से रिड्यूस कर लेते हैं। जिस तरह हम इंटरनल कंट्रोल के टाइम पे करते थे कि कंट्रोल इफेक्टिव हुआ तो हमारा रिलायंस भी बढ़ जाता था क्योंकि मिस स्टेटमेंट कम होती थी। तो सिमिलरली अगर वो बात ऐसे है तो फिर ये आपका जो इंटरनल ऑडिट वाला काम है ये भी तो बिल्कुल ऐसे है। मैं कहूं कि अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है और उसने बड़ा अच्छा काम किया, उसने बड़ी प्यारी रिपोर्ट लिखी हुई है, मैंने रिपोर्ट भी मैनेजमेंट ने मुझसे शेयर कर लिया, बड़ी खूबसूरत आइडेंटिफिकेशन है, ऑब्जर्वेशंस बड़ी खूबसूरत हैं, मैंने सब चीज़ें पढ़ ली और मुझे लगता है कि एंटिटी का इंटरनल ऑडिट हुआ है, तो इसका मतलब बहुत से प्रोसीजर्स ऐसे होंगे जो इंटरनल ऑडिटर ने लगा लिए होंगे, अब मुझे दोबारा उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है आई एम गोइंग टू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अब एक मज़ेदार बात बता दूं, ISA इसके ऊपर भी गाइडलाइन देता है। ISA का स्टैंडर्ड है रिलायंस, या बल्कि यूं नहीं, नाम उसका है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 610 है इसका जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नंबर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैं कहीं गलत ना बोल दूं। गिव मी जस्ट 1 मिनट, लेट मी चेक अगर यहां से पॉसिबल हो पाए। तब तक आप आगे चलते हैं। इसका मतलब यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल, नहीं बेटे अभी पॉसिबल नहीं है। यूजिंग, चेक कर लीजिएगा खुद ही, कोई मसले वाली बात नहीं है, वैसे यही यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट। इसका मतलब है अगर इंटरनल ऑडिटर का वर्क बेहतर था, रिलायंस के काबिल था, तो देखो ना इंटरनल ऑडिटर ने भी बीइंग एन ऑडिटर बहुत सा होमवर्क किया होगा, प्रोसीजर्स परफॉर्म किए होंगे। तो बेटा जो सिमिलर प्रोसीजर है क्या मैं दोबारा परफॉर्म करूं? नहीं, जरूरत है। मैं इफ आई एम गोइंग टू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर तो मैं इन प्रोसीजर्स को इग्नोर कर दूंगा, मैं कोई और सब्सटेंटिव प्रोसीजर अप्लाई कर लूंगा, ये वाले सेम अप्लाई नहीं करूंगा दोबारा। बात समझ आ रही है? तो समझाना ये चाह रहा हूं कि आप एक्चुअली बीइंग एन एक्सटर्नल ऑडिटर आप रिलाई करते हो ऑन द वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर। तो बेटा अगर तुम खुद ही यहां पे इंटरनल ऑडिटर भी हो और तुम एक्सटर्नल ऑडिटर भी हो, खुद ही तुमने ये प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, अब खुद ही तुम उन पे रिलाई करना चाहते हो, तो तुम्हें कभी कीड़ा नहीं मिलेगा, तुम्हें कभी इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आएगा। तुम्हें लगेगा तुमसे अच्छा काम तो इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता और तुम्हारे काम में तो गलती कोई निकल ही नहीं सकती, तुम्हारा ये मेंटालिटी हो जाएगी। तो इस तरह के काम में थ्रेट क्या आ गया? क्या आप अपना काम इवैल्यूएट ही नहीं कर पा रहे? इसे कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। थ्रेट दैट एन इंश्योरेंस टीम मेंबर, वंस अगेन ही इज नॉट यूजिंग द वर्ड पार्टनर, ही इज यूजिंग द वर्ड इंश्योरेंस टीम मेंबर, विल नॉट अप्रोप्रिएटली इवैल्यूएट वर्क अर्लियर परफॉर्म बाय हिमसेल्फ, जो उसने खुद परफॉर्म किया, और बाय हिज फर्म या उसकी फर्म ने परफॉर्म किया है, इन अ सेपरेट नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्योंकि इन अ सेपरेट नॉन एश्योरेंस और बाय अ फर्म यानी या उसने खुद परफॉर्म किया या उसकी फर्म ने परफॉर्म किया है। मैं यूं कहूं कि इलियास सईद यहाँ पे भी इंटरनल ऑडिटर भी है, एक्सटर्नल ऑडिटर भी है, तो इलियास सईद के किसी टीम मेंबर ने परफॉर्म किया है या बीइंग अ टीम मेंबर मैंने खुद परफॉर्म किया है और बाद में एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर जाके मैं इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे मेरे काम में गलती नहीं मिलेगी। इवन के
ये भी कहा जाता है कि चूंकि ऑडिट फर्म के अंदर ISQC1 की इंप्लीमेंटेशन की वजह से, फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज की वजह से हर बंदा, हर टीम मेंबर सेम पैटर्न पे ट्रेन हो रहा होता है, तो ये समझा जाता है काम सलमान से कराओ या मिस्टर XYZ से कराओ, एक जैसा काम परफॉर्म होगा, उन तीनों के काम की क्वालिटी किसी हद तक सेम होगी, क्योंकि फर्म का प्रोसीजर उनको लीड कर रहा होता है, ठीक है, या वो उस कल्चर के अंदर पले बड़े होते हैं एक जैसे कल्चर में। समझाने चाह रहा हूं कि मैं चला जाऊं अपना काम दोबारा एवेलुएट करने, रिव्यू थ्रेट है, मेरे कोई और टीम मेंबर ने, यानी मेरी फर्म के किसी और मेंबर ने वो काम किया हो, तब भी मुझे सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, तब भी मैं उसकी गलती आइडेंटिफाई नहीं कर सकूंगा। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी मैंने समझा दिया, तो उसकी एग्जांपल में मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट की एग्जांपल दे दी। इंटिमिडेशन थ्रेट, अच्छा जी, इंटिमिडेशन मींस कहीं ना कहीं से अब थ्रेट मिल रहा है। थ्रेट मींस खतरा लाहक है। इंटिमिडेशन वो वार्निंग्स आ रही हैं। पहले तो हमने देखो ना बड़े आराम से पैसे की बात कर ली, रिश्तेदारी रिलेशनशिप की बात कर ली, अपने काम को रिव्यू करने की बात कर ली। अब क्या हो रहा है, अब हम पे कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसे क्या कहते हैं, इंटिमिडेशन थ्रेट। मैं रेड बॉल पॉइंट पकड़ लूं। फोर्थ थ्रेट कौन सा है, तो कोई ऐसा केस भी आ सकता है जो हम पे थ्रेट क्रिएट कर दे। इंटिमिडेशन मींस कौन सा थ्रेट, हम पे कोई प्रेशर क्रिएट कर दे, हम पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दे कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हो जाए, हमें जो ओपिनियन देना चाहिए था हम वो ना दे पाए। ये है इंटिमिडेशन थ्रेट। क्या आ जाए, इंटिमिडेशन का मतलब है हम पे कोई प्रेशर आ जाए। वो प्रेशर मैं यूं कहता होता हूं लॉ की वजह से कि वो प्रेशर मॉरली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, और अदर देन इमोशनली भी हो सकता है आपकी कनपट्टी पे बंदूक आ जाए, अज्यूम कर रहा हूं, या आपको कोई थ्रेट दे दिया जाए कि भैया अगर तुमने रिपोर्ट अच्छी ना दी तो तुम दोबारा बोरी में जाओगे घर, ऐसा कोई थ्रेट आ जाए। या फिर कराची में आप ऑडिट कर रहे हो और आप रिपोर्ट देना चाहें क्वालिफाइड या एडवर्स, तो कंपनी आपको सिर्फ इतना कह दे, मैनेजमेंट, कि जनाब अगर आपने हमें रिपोर्ट एडवर्स दी तो आए तो आप कार में हैं, जाएंगे आप बोरी में इंशाल्लाह, ठीक है, तो फिर आप बताइए आपके हाथ कांपेंगे ना क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट देते हुए, आप डर जाएंगे क्योंकि आपको थ्रेट मिल रहा है। सो सेम एक और थ्रेट भी हो सकता है कि एक अनड्यू इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। ये तो था ना ये एक लाइफ का थ्रेट, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस भी आ सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है कि मैं कहूँ मेरे पे रिलेशनशिप का प्रेशर आ जाए, जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैं सुसर की कंपनी को वंस अगेन, अब ये फेमिलियरिटी थ्रेट भी है और इंटिमिडेशन भी है। इंटिमिडेशन क्या है, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि, बल्कि इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझाऊं इस तरह कि सपोज अज्यूम करें मेरी बहन किसी घर में, जिस घर में शादी हुई है, उनकी कंपनी हो और मैंने ऑडिट रिपोर्ट देनी हो, तो सोचो किस तरह का फैमिली इमोशनल प्रेशर होगा कि वो मेरी बहन को आगे कर देंगे कि अपने भाइयों को इंसानों वाली रिपोर्ट दे, गलत रिपोर्ट दी तो तुझे घर भेज देंगे वापस, लाइक दैट। अब बात समझो कि इसका मतलब समटाइम्स आप इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हो, प्रेशर में आ जाते हो, और समटाइम्स अदर देन इमोशनल भी आ सकते हो, तो ये भी एक थ्रेट है। तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट में फॉल करते हैं दोनों, ठीक है। सो इंटिमिडेशन थ्रेट, अच्छा सेल्फ रिव्यू की मैंने एग्जांपल दे दी आपको ऑलरेडी कि जनाब आप इंटरनल ऑडिटर भी थे और अब आप एक्सटर्नल ऑडिटर भी हैं। और अब मैं इंटिमिडेशन की थ्रेट की एग्जांपल देता हूं कि जनाब जैसा मैंने अभी एग्जांपल दी कि आपको या तो फैमिली प्रेशर हो आप पे, रिलेशनशिप का अनड्यू इन्फ्लुएंस हो यानी कि, या फिर आप पे दूसरे प्रेशर्स हों, तो उस केस में भी आपकी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज होती है। ऑब्जेक्टिविटी क्या सिखाती थी हमें कि जनाब आपका ओपिनियन बड़ा अनबाइज्ड होना चाहिए, ये किसी किस्म की अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रेशराइज ना हो, ये किसी किस्म के प्रेशर में ना हो, यानी जो हक और सच बात है आपने वही डिक्लेयर करनी है अपनी रिपोर्ट में। तो बेटा अगर आप पे थ्रेट होगा तो आप नहीं कर पाओगे ना ये काम। तो उसने लिखा थ्रेट दैट एन इंश्योरेंस टीम मेंबर इज डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ थ्रेट, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस और प्रेशर। ठीक हो गया जी। लास्ट बात, एडवोकेसी थ्रेट जी, लास्ट पॉइंट है जी, फिफ्थ पॉइंट, एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट, एडवोकेसी का वर्ड एडवोकेट से निकला है, किसी को गार्ड करना। जिसमें फॉर एग्जांपल मैं कहूं, कई दफा होता है ना कि आपकी किसी
पार्टी के साथ, जैसा मैं अक्सर ये इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ बड़ी अच्छी, पॉलिटिकल पार्टी की। आप में से बहुत से लोगों की एफिलिएशन पीटीआई के साथ होंगी, बहुत से लोगों की एफिलिएशन नून लीग के साथ हैं, बहुत की पीपीपी के साथ हैं, अफिलिएशंस हैं, ऐसा ही है ना पॉलिटिकल एफिलिएशंस। अब अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस हैं तो बेटा कई दफ़ा होता है कि आप अपनी बात, अपनी पार्टी को डिफेंड करने के चक्कर में हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाते हो। आप क्या कहते हो, एक स्टेप आगे चले जाते हो डिफेंड करने के चक्कर। कई दफ़ा तो लोग लड़ भी पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को गालिम गलोच पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे होते हैं। ऐसा होता है, एडवोकेट कर रहे होते हैं, गार्ड कर रहे होते हैं। इसका मतलब है ये वो सिचुएशन है जहां पे ऑडिटर गार्ड करने की कोशिश करेगा। वो तो होगी पॉलिटिकल पार्टी, जहां पे आप पीटीआई को डिफेंड कर रहे हो, इमरान खान को डिफेंड कर रहे हो, इमरान खान के गलत कामों को भी डिफेंड कर रहे हो, नून लीग के गलत कामों को भी डिफेंड कर रहे हो। ये वो सिचुएशन है जहां पे आप बाइस्ड नहीं हो, आप अनबाइस्ड नहीं हो, आपका बिहेवियर बाइस्ड है, किसी एक तरफ झुका हुआ है। तो ये जो बाइस्ड बिहेवियर आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, ये जो बाइस्ड बिहेवियर आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये इनफैक्ट क्या है, आप गार्ड कर रहे हो एक्चुअली अपनी पार्टी को, बचा रहे हो उसको, यानी बेजा उसकी तरफदारी कर रहे हो। तो बेटा अगर मैं इसको उस मैटर में देखूं, ऑडिटर भी अगर बेजा तरफदारी शुरू कर दे, बेजा साइड लेनी शुरू कर दे, एक तरफा हो जाए, क्लाइंट की साइड की बात करे, क्लाइंट को लीगल केसेस में डिफेंड करना शुरू कर दे, तो ये क्या है, एडवोकेसी थ्रेट। जहां पे अच्छा, क्या एक टाइम पे एक ही थ्रेट होगा? ये एक और क्वेश्चन है बड़ा खूबसूरत। क्या एक टाइम पे सिर्फ एक ही थ्रेट सामने आया करेगा? ना 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 ना, एक टाइम पे मल्टीपल थ्रेट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हो सकता है एक सिचुएशन में एडवोकेसी थ्रेट भी हो, आप किसी को डिफेंड कर रहे हो, लीगल केसेस क्लाइंट के डील कर रहे हो, क्लाइंट की साइड्स ले रहे हो, और दूसरी साइड पे आप उससे फाइनेंशियली फी भी लेते हो, वो भी एक फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करता है। इसका मतलब है एक ही टाइम पे एडवोकेसी और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इकट्ठे हाथ जोड़ के बाहों में बाहें डाल के भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे सिर्फ एक थ्रेट प्रेजेंट होगा, ना ना ना। कोई इशू आपके सामने आता है तो वो मल्टीपल थ्रेट्स को भी ट्रिगर कर सकता है, और वो किसी एक थ्रेट को भी ट्रिगर कर सकता है। जितना कॉम्प्लेक्स इशू होगा उतना थ्रेट कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। मेरी बात समझ पाए हो? ये है जी एडवोकेसी थ्रेट। क्या आप गार्ड करना शुरू कर देते हो, बेजा तरफदारी शुरू कर देते हो, डिफेंड करना शुरू कर देते हो। द थ्रेट दैट एन इंश्योरेंस टीम मेंबर विल प्रमोट क्लाइंट्स पोजीशन ऑन अ मैटर टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ उलझ गए क्लाइंट की पोजीशन को खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है जी, आप क्लाइंट की पोजीशन को बेहतर दिखाने के लिए। एंड कंप्रोमाइज ऑन ऑब्जेक्टिविटी, और बदले में आपने अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कंप्रोमाइज कर दिया। तो इसे क्या कहते हैं, एडवोकेसी थ्रेट। इज दैट क्लियर? जैसा मैंने एक इशू बताया, जैसे आप क्लाइंट के कोई लीगल केस को डील कर रहे हो, तो इस मीन्स एडवोकेसी थ्रेट में एग्जिस्ट करता है। आप एडवोकेट कर रहे हो, आप डिफेंड कर रहे हो उनको, ठीक है, बात समझ आई है जी? तो अगला कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्रिंसिपल्स हैं। कोई इशू जब ऑडिटर के सामने, और हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो जब भी किसी ऑडिटर के सामने कोई केस आएगा तो वो देखेगा कि इस इशू में थ्रेट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, और थ्रेट कहां होंगे, ये 5 में से कोई। और जब ये थ्रेट प्रेजेंट होंगे, अच्छा ये एक भी हो सकता है, एक इशू के साथ एक थ्रेट भी ट्रिगर हो सकता है, एक से ज्यादा भी ट्रिगर हो सकते हैं। अगर एक इशू के साथ मल्टीपल सब्जेक्ट ट्रिगर हुए तो मसला क्या होगा बेटा, इनमें से कोई एक प्रिंसिपल डैमेज हो रहा होगा। यानी इन इशू से, अब मैं यूं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं अब इसे थोड़ा सा क्लीन अप करूं, दोबारा एग्जांपल्स को क्लीन अप कर देता हूं, ठीक है, जरा ताकि समझाना मेरे लिए जरा आसान हो जाए, साफ सुथरी हो जाए जगह। लो जी, मैं आपको समझाना भी ये चाह रहा हूं बेटे, इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जब आपके सामने, ऑडिटर के सामने कोई केस आएगा, तो बेटा वो इशू कोई ना कोई, वो किसी भी किस्म का इशू हो सकता है, थ्रेट क्रिएट करेगा। और थ्रेट जो इन 5 में से कोई एक थ्रेट क्रिएट हो जाएगा, या सेल्फ इंटरेस्ट डैमेज हो रहा होगा, या फेमिलियरिटी का थ्रेट होगा, या अपने ही काम को रिव्यू करने का थ्रेट, या खतरा लाहक है, इंटिमिडेशन, प्रेशर है कोई, या एडवोकेसी, आप उसको खुद डिफेंड कर रहे हो। बेटा आपके जब ये 5 थ्रेट्स एक्टिव होते हैं तो ये सीधे जाकर इन एलिमेंट्स को इफेक्ट करते हैं। या तो वो आपकी इंटेग्रिटी को डैमेज कर देते हैं, या ऑब्जेक्टिविटी को डैमेज कर देते हैं, या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर को, या कॉन्फिडेंशियलिटी को, या प्रोफेशनल बिहेवियर को। इसका मतलब ये हुआ, एक इशू आता है, थ्रेट्स जनरेट करता है, थ्रेट्स आपके
प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स को डैमेज कर जाते हैं। सो हम हर इश्यू के अंदर क्या ढूंढा करेंगे? थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया करेंगे, और जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो हम उनका इंपैक्ट इवैल्यूएट किया करेंगे कि भाई इनका इंपैक्ट कितना है, कितना थ्रेट सिग्निफिकेंट है भी कि नहीं। क्योंकि अगर तो थ्रेट सिग्निफिकेंट है तो हो सकता है ऐसी सिचुएशंस आए जहां पे ऑडिटर को कहा जाए बस तुमने ऑडिट नहीं करना, छोड़ दो। या हो सकता है कुछ थ्रेट्स तो बहुत सिग्निफिकेंट हों लेकिन हम उन पे कुछ सेफगार्ड्स अप्लाई करें तो थ्रेट का लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाए, यानी लेस सिग्निफिकेंट हो जाए, तो कहा जाएगा अच्छा इस प्रोसीजर्स के साथ आप अपना काम परफॉर्म कर लें, कोई बात नहीं, आप इस क्लाइंट का ऑडिट या उसको ये एंगेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। मेरी बात समझ आई है? सो ये हमारा तरीका वारदात होगा इस चैप्टर को अब आगे पढ़ने का। हम हर इशू के साथ साथ, ये भी हम इवैल्यूएशन देखते हैं, हर इशू के साथ साथ हम उसका इंपैक्ट देखा करेंगे और इंपैक्ट के साथ हम उसके सेफगार्ड्स देखा करेंगे। तो फैक्टर रेलिवेंट इन इवैल्यूएटिंग लेवल ऑफ थ्रेट, कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, पेज नंबर 105, चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड कंसीडर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर इन इवैल्यूएटिंग थ्रेट। तो लो जी, उसने एक ही लाइन के अंदर सारी बात समझा दी। उसने क्या, ऑडिटर क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा, और इवैल्यूएट करते हुए ना सिर्फ थ्रेट की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर रहा होगा बल्कि उनकी क्वालिटी, हो सकता है वैल्यू वाइज वो थ्रेट इतना इंपॉर्टेंट ना हो या वॉल्यूम वाइज इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन उसकी क्वालिटी यानी इतना सिग्निफिकेंट हो क्वालिटी वाइज कि जनाब अच्छा ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट थ्रेट हो गया। ठीक है, सो ऐसा नहीं हो सकता। समटाइम्स जिस हमने कह सकते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों, जिस एक एविडेंस चैप्टर पढ़ते हुए हमने कहा था सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटनेस, तो मैंने आसान लफ्जों में कहा था द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। तो बिल्कुल इसी तरह थ्रेट की भी क्वांटिटी भी, उसका क्वांटम कितना है, कितने लेवल पे जाके उसका इंपैक्ट आ रहा है, और क्वालिटी कैसी है उसकी। ठीक है, certain policies and procedures established by the professional legislation can help to identify threat and evaluate threat। कहते हैं कुछ पॉलिसीज और प्रोसीजर हैं जो ऑलरेडी प्रोफेशनल बॉडी ने बिल्टअप कर दिए, जैसा आई कैप ने बिल्टअप कर दिए हैं, जिनका ख्याल रखते हुए, जिन पॉलिसीज को फॉलो करते हुए आप बड़े इजीली थ्रेट्स को इवैल्यूएट कर सकते हो, और अगर एक दफ़ा थ्रेट इवैल्यूएट हो गए तो आप उनके सेफगार्ड्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, तो बेटे आप एक काम कीजिएगा, अब ये बाकी जो है इवैल्यूएटिंग थ्रेट, कंसिडरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और एड्रेसिंग थ्रेट, ये आप खुद पढ़िएगा इंशाल्लाह। यहीं से आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला सबको आसानी फरमाए।